श्रेया की बातें सुनकर पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ था कि सच में वो इन महिला राक्षसों को प्रशिक्षण दे पाएगी, लेकिन उसकी जिद की वजह से उन सभी को मानना पड़ा। वैसे तो प्राची क्षितिज से कुछ कहने वाली थी, लेकिन क्षितिज ने ही उसे मना करते हुए कहा, अगर श्रेया कुछ करना चाहती है तो उसे मना क्यों करना। उसकी बात मानकर प्राची ने भी कुछ कहा नहीं और श्रेया को 50 महिला राक्षसों के सामने खड़ा कर दिया था। उन लोगों को यह कह दिया था कि आज से उनकी प्रशिक्षक के तौर पर श्रेया रहेंगी। आप सभी राक्षस और आर्यन की टीम उनके पास आ गई थी और ये देखने लग गई थी कि आखिरकार कैसे श्रेया उन महिला राक्षसों को प्रशिक्षण देती है। श्रेया ने एकदम से लड़कियों की तरफ गुस्से में देखते हुए चिल्लाया, तुम लोग बहुत मूर्ख लोगों की तरह लड़ाइयां करती हो। तुम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है कि लड़ाई के मैदान में तुम्हारी शक्ति से ज्यादा होशियारी चलती है। मेरा मानना है कि तुम लोग इस तरह से एक दूसरे के बाल नोच कर दिखाने की बजाय सामने वाले के बाल नोचने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर सभी महिला राक्षस हैरान होकर देखने लगी थीं। उन्हें इस तरह से देखते हुए देखकर प्राची ने एकदम से एक चाबुक निकालते हुए कहा, इसे तुम लोग पहचानती हो? श्रेया का यह सवाल सुनते ही सभी महिला राक्षसों ने हामी भर दी थी। असल में बात ऐसी थी कि महिला राक्षसों के ऊपर जब उत्पीड़न किया जाता था तो इस तरह के चाबुक को चलाया जाता था, इसलिए उनकी आंखों के सामने गुस्सा और भय एक साथ दिखाई दे रहा था। उन सभी ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ ये चाबुक है। फिर श्रेया ने उन लोगों की तरफ एक चाबुक फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, इसे देखकर तुम्हें अपने दुख और दर्द के बारे में याद आती होगी। मैंने सही पूछा ना? उसके इस सवाल पर सभी महिला राक्षसों ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हर दिन इसे देखकर दर्द महसूस होता है। फिर श्रेया ने पुरुष राक्षसों की तरफ मुड़कर देखते हुए हाथ दिखाते हुए कहा, क्या इन लोगों की कभी चाबुक से पिटाई करने की इच्छा हुई है? उसके इस सवाल पर सभी ने एक साथ पहले पुरुष राक्षसों की तरफ देखा और एकदम से अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। असल में राक्षस और इंसान में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। दोनों जनजातियों में औरतों को नीचे ही झुकाया जाता था। उन्हें अपने पैरों की जूती समझा जाता था, इसलिए दोनों जनजातीय एक दूसरे की प्रथा समान रीति रिवाज से चलते थे। यही बात श्रेया ने खोज ली थी। जब उसने इस तरह की बातें करना शुरू किया तो क्षितिज ने एक पत्थर पर जाकर बैठना सही समझा था, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया था कि श्रेया कुछ भी करके इन महिला राक्षसों को सुचारू रूप से प्रशिक्षित कर सकती थी। उन्हें इतना शर्म के मारे या घबराकर अपना सर नीचे करते हुए देखा तो श्रेया ने गुस्से में चिल्लाते हुए पूछा, अरे इतनी ही शर्म या घबराहट महसूस हो रही है तो घर जाकर शर्म दिखाओ। तुम लोगों को अब लड़ाई के मैदान में जाना होगा। अगर तुम इस तरह से डरपोक किस्म का नाटक करती हो तो तुम्हें कोई भी कच्चा निकल जाएगा। श्रेया की बातें सुनते ही हर कोई हैरान हो गया था। खुद प्राची डर के मारे अपने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी थी और अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर काफी घबरा रही थी, क्योंकि उसे डर यह था कि वह 50 महिला राक्षस श्रेया के ऊपर टूट ना पड़े। लेकिन उसकी बातों का सच में असर हुआ। वे सभी महिला राक्षस बिना डरे उन पुरुष राक्षसों की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं, हमें जरूर लड़ाई लड़नी है और हम लोग इन पुरुषों के सामने गर्दन नहीं झुकाएंगे। वैसे भी ये घर नहीं है, ये लड़ाई का मैदान है और हम भी सैनिक हैं, इसलिए हमारा समान अधिकार है। यह इतनी बड़ी गूंज जब जंगल में फैली थी तो पंछी उड़ने लग गए थे, जानवर डर गए थे। एक क्रांति की शुरुआत थी जो श्रेया ने उनके अंदर जगा दी थी। अगर किसी को पता चलता है कि श्रेया जैसी लड़की के पास इतनी खतरनाक गुस्सा दिलाने की ताकत है तो वे लोग सबसे पहले क्षितिज को न मारते हुए जरूर श्रेया को मार डालते। वैसे तो श्रेया और आर्यन के पास एक ही तो तकनीक थी, वो सामने वाले को कुछ ही पलों में गुस्सा दिला सकते थे। तकरीबन आधा दिन तक श्रेया ने उन लड़कियों को इतना काबिल बना दिया था कि वो लोग लड़ाई करें ना करें, लेकिन उनके अंदर आत्मविश्वास आ गया था। आखिरकार थक हार कर श्रेया जब क्षितिज के पास आकर बैठी तो उसके चेहरे पर काफी संतोष दिखाई दे रहा था।
उसने मुस्कुराते हुए क्षितिज से पूछा, कैसा रहा मेरा प्रशिक्षण भैया? क्योंकि मुझे पता है आपको तो कभी खुशी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर क्षितिज ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे छुटकी, तुम हमेशा ही लाजवाब करती हो और आज भी लाजवाब किया है। तुमने उन लड़कियों के अंदर इतना गुस्सा भर दिया है कि अगर उन पुरुष राक्षसों ने उन्हें छेड़ने की कोशिश की तो शायद उनकी भी पिटाई हो सकती है। उसकी बातें सुनकर श्रेया खुश हो गई थी। आखिरकार उसे सच में महारत हासिल हो गई थी किसी के अंदर भी गुस्सा भड़काने का। वहीं दूसरी तरफ आर्यन परेशान हो गया था। उसे अब यह डर लगने लगा कि यह 50 महिला कहीं लड़ाई में उनके पुरुष राक्षसों के सामने मजबूत न दिखाई दें। इसलिए उसने अपने सभी राक्षसों को और सेनापतियों को मीटिंग के लिए बुला लिया था, क्योंकि क्षितिज ने साफ साफ कह दिया था कि कल उन्हें सुबह सुबह आक्रमण करने जाना है। इसलिए कुछ भी करके उसे राक्षसों को आज ट्रेन करना था। अंधकार प्लैनेट के एक अंधेरे कोने में जब हर कोई काफी शांति से जी रहा था, वहीं पर एक सेना प्रमुख काल दानव काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। उसके हिसाब से उनके प्रमुख ने एक लड़के के लिए अपनी सारी मुहिम रोक दी थी। ऐसा लग रहा था जब तक वो लड़का शक्तिशाली ना हो तब तक वो लोग किसी भी प्रकार के प्लैनेट के ऊपर अपना कब्जा नहीं करेंगे। लेकिन जब उसके साथियों ने उससे बताया कि नागवंश प्लैनेट के राक्षसी क्षेत्र में उनके लीडर ध्यान नहीं देते हैं या उनकी पहुंच नहीं है, तो ये सुन के उन्हें काफी खुशी हुई थी। उसने अपने एक सेनापति को बुलाकर तकरीबन 1000 के आसपास की सेना देते हुए एक निर्देश दिया, तुम कुछ भी करके उस क्षितिज नाम के व्यक्ति को खत्म करके आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। उसकी बातें सुनते ही हर कोई हैरान हो गया था, क्योंकि वहां पर तकरीबन उसके अकेले के 1000 सेनापति थे। लेकिन एक सेनापति को चुनना उनके लिए अपमान जैसा लग रहा था। आखिरकार उसकी इतनी बड़ी सेना होकर सिर्फ 1000 योद्धाओं को भेजना थोड़ा दुखदायक था। लेकिन आखिरकार उनका सेना प्रमुख अगर कोई आदेश देता है तो उसे अस्वीकार करना नामुमकिन होता है। सवाल उठना तो दूर की बात थी, सिर्फ किसी के मुंह से आवाज निकल गई तो उसकी जान चली जा सकती थी। वे सभी अंधकार से बने हुए थे और उनका मुकाबला करने किसी भी अच्छे खासे योद्धा को मुश्किल हो सकता था। जब 1000 सैनिकों की सेना क्षितिज का सामना करेगी तो उसकी क्या हालत होगी, ये सोचकर वो मुस्कुरा रहा था। काल दानव ने अपने सेनापति को काफी शांति से निर्देश दिया, लेकिन उसके अंदर भी धमकी भरी हुई थी। तुम ये मत सोचना कि तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर हमला करना है, मुझे उसकी मौत चाहिए। अगर तुम मौत नहीं दिला सकते हो तो दोबारा मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, क्योंकि मेरे पास और 999 सेनापति हैं। उसकी बातें कम और धमकियां ज्यादा लग रही थीं, जिससे सेनापति के मुंह से जैसे तैसे हाँ निकली थी। काफी देर तक उसने हैरानी भरी नजर से अपने लीडर की तरफ देखा और आखिरकार वहां से चला गया था। उसकी धमकी ही ऐसी थी कि अगर वापस आएगा तो जीत कर आना है, वरना दोबारा नहीं आना है। ये बात आखिरकार कौन बर्दाश्त कर सकता था, वो भी अपनी सेना के सामने इस तरह की धमकी देना। वो एक सच में काबिल सेनापति था और एक काबिल व्यक्ति को इस तरह की धमकियां नहीं बर्दाश्त होती थी। वहीं दूसरी तरफ जब रणसिंह अपने महल में शांति से एक कुर्सी पर आराम कर रहे थे तो वहां पर गीतांजलि चिंतित होकर आई थी। उसने परेशानी में रणसिंह से कहा, आपको पता होगा कि नहीं, लेकिन आपकी सेना में बगावत शुरू होने वाली है। बहुत सारे ऐसे सेना प्रमुख हैं जिन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा है कि आप क्षितिज के ऊपर हमला नहीं कर रहे हो। उसकी बात सुनते ही रणसिंह जोर जोर से हंसने लग गए थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन गीतांजलि ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन आप कुछ तो कहिए, उन्हें रोकिए, वरना वह काफी आसानी से क्षितिज को मार देंगे। मुझे पता है कि आपका सबसे लाडला क्षितिज है और उसे बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। उसकी बात सुनकर रणसिंह ने हाथ दिखाते हुए कहा, आपने सही पहचाना, वो मेरा लाडला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं उसे हर बार बचाना चाहता हूं। उसे अपने भाग्य के हिसाब से कुछ तो करना पड़ेगा। मैं हर बार उसे बचाने के लिए आऊंगा तो वो दोबारा कैसे खड़ा हो पाएगा। उनकी बात सुनते ही गीतांजलि का चेहरा
अजीब हो गया था। उसने हड़बड़ाते हुए पूछा, इसका मतलब आपने जानबूझकर सेना नायकों के अंदर यह हंगामा करवाया है ताकि वे लोग क्षितिज के ऊपर हमला करके उसे मारने की कोशिश करें? रण सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, मुझे पता था। मैं बार बार क्षितिज को बचाने की कोशिश करूंगा, तभी तो उन लोगों के अंदर गुस्सा भड़केगा। अगर वे लोग गुस्सा नहीं करते हैं तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि क्षितिज कैसे इतना काबिल है जो मैं उसे बचाना चाहता हूं। गीतांजलि चिंतित होकर बोली, लेकिन अगर कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं पिताश्री। वैसे तो रणसिंह का चेहरा अजीब हो गया था, उनका हाथ कस गया था, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिर से शांत किया और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। उन्होंने शांति से कहा, लगता है आप सही से राजकुमार क्षितिज से मिली नहीं हो, इसी वजह से इस तरह की बातें कर रही हो। वो मेरा सिर्फ काबिल बेटा नहीं, चतुर इंसान भी है। वह सिर्फ एक बार हिमांशु के सामने इस हालात में आ गया था कि उसे बचाने के लिए मुझे आना पड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोबारा उसकी ये हालत होगी, क्योंकि वो अब काबिल बन चुका है। उसके पास असीम शक्तियां आने वाली हैं। जैसे जैसे वह दिव्यास्त्र की प्राप्ति करेगा, वैसे ही वो काफी आसानी से अपने दुश्मनों का सामना करने में काबिल हो जाएगा। मुझे तो उसका ये इंतजार है जब वो ड्रैगन प्लैनेट पर प्रवेश करेगा। वहां पर जाते ही उसकी शक्तियां जो बढ़ेंगी, वो शायद इस ब्रह्मांड को नहीं बल्कि सभी ब्रह्मांडों को डरा देंगी। मुझे तो यह डर है कि उसकी सुरक्षा बाकी ब्रह्मांड से कैसे कर पाऊंगा, क्योंकि इस तरह का तारा हर किसी ब्रह्मांड को चमकाने के लिए काफी होता है। अब तो मुझे यह चिंता है, अगर उन्हें इसके बारे में पता चल जाता है तो वो कितनी बड़ी सेना लेकर इसे हासिल करने के लिए आएंगे। उन लोगों को बुराई और अच्छाई से लेना देना नहीं है। उन्हें एक सेना नायक चाहिए जिसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सकते हैं। अपने पिताश्री की चिंता देखकर गीतांजलि ने हामी भर दी थी, लेकिन वह मन ही मन नाराज थी। आखिरकार क्षितिज को इतना काबिल समझने जैसी बात क्या थी? उसने ऐसा किया क्या था जो उसके पिताश्री हमेशा ही उसकी तारीफ करते रहते थे? अगर असली काबिलियत होती तो वह सीधा अंधकार प्लेनेट के ऊपर हमला क्यों नहीं करता? काफी सारे ऐसे सवाल उसके अंदर आ रहे थे, लेकिन वो पूछने में हिम्मत नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब गीतांजलि ने तय कर लिया था, उन सेना प्रमुखों को उनके मन से करने देना था और आखिरकार क्या रिजल्ट आता है यह देखना था। काफी देर तक चर्चा करने के बाद भी उसके पास कोई जवाब न मिलने की वजह से वो वहां से चली गई थी। वहीं सम्राट रणसिंह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते रह गए थे। फिर उनके चेहरे पर काफी क्रोध दिखाई देने लग गया था। उन्होंने गुस्से में अपने हाथ पटकते हुए कहा, मुझे कुछ भी करके अपने बेटे को सुरक्षित रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे एक महल में कैद करके रखूंगा। तुम सभी लोगों के गलत इरादे मुझे पहले ही पता है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे अपने बेटे को काबिल बनाना है। मैं कुछ भी करके तुम लोगों के सामने खड़ा करने के लिए मेरे बेटे को इतना मजबूत कर दूंगा कि तुम सभी को चुपचाप उसके सामने गर्दन झुकानी पड़ेगी। फिर उन्होंने गीतांजलि की तरफ देखा जो वहां से जा रही थी। मुझे पता है तुम्हारे मन में क्षितिज के लिए ईर्ष्या है, लेकिन तुम उसे नुकसान पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं करोगी, यह उम्मीद रखता हूं, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी मांसपुत्री हो जो अंधकार से पैदा हुई हो। नागवंश प्लैनेट के बैठक के क्षेत्र में आखिरकार सम्राट कालेश्वर ने उनके नेता कनखजूरा को इस तरह की धमकी दी तो सभी लोग काफी गुस्सा हो गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई उपहार न देते हुए वहां से लौटना पड़ेगा, लेकिन उसने मन ही मन में सब कुछ दबाते हुए वहां से जाना सही समझा था। वैसे तो उसका साथी सेनापति राक्षस एक बार उसे कह रहा था कि उनके नाक एक बार घूमने के लिए मांग लें, लेकिन उसे पता था अगर उसने कुछ भी पूछा तो शायद लड़ाई छिड़ जाने वाली थी, इसलिए सभी मन के इरादे दबाते हुए वहां से जाना सही समझा था। लेकिन सम्राट कालेश्वर अभी भी थोड़े अविश्वास में बैठे हुए थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कनखजूरा जो कह रहा है वो कर पाएगा। उन्होंने प्रधान शिवांश की तरफ देखते हुए चिंतित होकर पूछा, क्या आपको यकीन है कि सच में
ये कनखजूरा विश्वास करने लायक है? प्रधान शिवांश को इसका जवाब पता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैंने सभी राक्षसों के साथ संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सभी से मुझे यही जवाब आया था कि सबसे शांति प्रिय राक्षस कोई और नहीं, कनखजूरा था। अगर वो हमारे साथ सहयोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो काफी दिनों तक हमें शांति नसीब होगी। उन्होंने इतना कहा और फिर कुछ देर सम्राट की तरफ देखा, लेकिन वे असमंजस में दिखाई दे रहे थे। इसलिए प्रधान शिवांश ने आश्वस्त करते हुए कहा, हम पिछली बार की गलती इस बार नहीं करेंगे। हमारी अच्छी खासी सेना तकरीबन 5000 के आसपास की संख्या में यहीं पर सुरक्षा करने के लिए तैनात करके रखी है। अगर इन लोगों ने हमारी शांति वार्ता भंग करने की कोशिश की तो इस बार उन्हें तो कैद कर ही लेंगे, लेकिन जंगल के अंदर जाकर आक्रमण कर देंगे। तो फिर क्या होगा आगे? क्या सच में कनखजूरे की योजना कामयाब हो पाएगी? क्या क्षितिज की सेना कल आक्रमण करने में और जीत हासिल करने में कामयाब हो पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो भाई, आगे के एपिसोड देखोगे तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और तुम सब फॉलो करवा दो सबसे, और तुम आगे के एपिसोड देखो। प्रधान शिवांश की सैन्य रचना सुनकर सम्राट कालेश्वर काफी खुश हुए थे। उन्हें भी अच्छा लगा था यह बात सुनकर कि इस बार दुश्मनों के हमले से पहले ही उनके प्रधान ने तैयारियां कर ली थीं। इसलिए उन्होंने आखिरकार मुस्कुराकर तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, शानदार योजना बनाई है आपने। वही सभी मंत्रियों ने भी इस बात पर प्रधान शिवांश को बधाइयां दी थीं। लेकिन तभी राजकुमारी निहारिका ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, बहुत बहुत बधाई हो प्रधान जी, लेकिन मुझे अभी तक एक बात समझ नहीं आई है। क्या आपको उम्मीद है इस बार के हमले में हमारे इतने सैनिक आसानी से सामने वाले राक्षसों को वापस लौटा सकते हैं? उनके इस सवाल पर प्रधान शिवांश का चेहरा अजीब हो गया था। वैसे तो उन्हें पता था कि राजकुमारी कुछ ना कुछ इस तरह का सवाल पूछने वाली है, लेकिन आखिरकार वो राजकुमारी थी। एक राजकुमारी के सवाल का जवाब देना उनका कर्तव्य था। इसलिए उन्होंने काफी देर तक सोचने के बाद कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमारी, शायद मैं सही से सेना को नियंत्रित करने में असमर्थ था। आखिरकार एक ऐसी प्रजा का प्रधान हूं जिसमें मैंने भी सोचा था कि शायद राक्षस इतना जल्दी हमारे साम्राज्य के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन मैं गलत निकला और मेरी सारी योजना धरी की धरी रह गई। इस बार मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूं कि अगर दोबारा इसी तरह का हमला हुआ, यह उससे अधिक हुआ, तो हम लोग काफी आसानी से उसका सामना कर सकें। लेकिन अगर हम लोग सारे जंगल के राक्षसों को हमला करने के बारे में सोचकर सेना लगाकर बैठेंगे तो और भी ज्यादा मुश्किल हालात हो सकते हैं। जैसे कि हम चारों द्वार की सेना लेकर सिर्फ उत्तरी द्वार पर खड़े हो गए, जिससे गलती से दूसरे द्वार पर उन्होंने हमला किया तो हमारा साम्राज्य मुसीबत में पड़ सकता है। और एक ही द्वार पर अगर सेना भेजी जाती है तो उस द्वार के आसपास के नगरों को खाली करवाया जाता है, जिससे और भी ज्यादा मुसीबत हो सकती है। जनता का स्थानांतरण करना सबसे बड़ा खर्चीला काम है। क्या आप कोई उत्कृष्ट योजना हमें बता सकती हैं? एकदम से जोरदार थप्पड़ मारने की आवाज सिर्फ राजकुमारी निहारिका को सुनाई दी थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रधान अपने दिमाग को पहले ही चला चुके थे, जिसकी वजह से उनके ऊपर आरोप लगाने से शायद वही मुसीबत में पड़ सकती थी। अब वही हो चुका था। राजकुमारी को कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया जिससे वो बच सकती थी। इसलिए उसने बड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, नहीं प्रधान जी, मैं आपकी काबिलियत के ऊपर कोई आरोप नहीं कर रही थी, बल्कि मुझे जनता की चिंता थी। इसीलिए मैंने जो कहा उसका गलत मतलब ना निकालते हुए मेरी बातें भूल जाइए। मैं भूल गई थी कि आप एक समर्थ प्रधान हैं, जिनकी काबिलियत की वजह से अभी तक हमारा साम्राज्य टिका हुआ है। शायद आप जब तक रहेंगे तब तक हमारे साम्राज्य का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उनकी बातें सुनकर सम्राट कालेश्वर काफी खुश हो गए और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, आप सही कह रही हैं छोटी राजकुमारी।
वैसे ये बात सही है, क्योंकि अगर प्रधान हमारे साथ नहीं होते तो अब भी हमारा साम्राज्य मुश्किल हालात में होता। फिर कुछ देर बातें होने के बाद सभी लोग वापस राजधानी की ओर बढ़ गए थे। तकरीबन राजधानी 100 किलोमीटर दूर थी, लेकिन नाग के ऊपर बैठने के बाद उन्हें ज्यादा देर नहीं लगी थी। नाग प्लैनेट के धरती लोक में राजकुमार वासु के साथ उसके 10 सेनापति खुशी में शराब पी रहे थे। आखिरकार इतनी आसानी से उन लोगों ने जीत हासिल की थी। अगर ये बात कोई पाताल लोक में बता देता तो अभी तक जिन पुराने योद्धाओं ने लड़ाइयां लड़ी थीं, उनके मुंह पर थप्पड़ लगाई जाती। आखिरकार उन लोगों ने जो वर्णन किया था उसके विपरीत यहां पर सब कुछ हुआ था। उन्होंने कहा था कि यहां के एक एक राज्य के ऊपर कब्जा करना मतलब मलबे के ढेर से सुई खोजने जैसी बात थी। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि मलबे के ढेर में से एक सुई निकालना क्या होता है ये उन्हें समझ आ गया था। उन लोगों ने एक भी सैनिक को मरने नहीं दिया था। जब राजकुमार वासु शराब पी रहे थे तो उनके सामने उस राज्य का जो सेना प्रमुख था घुटने टिकाकर बैठा था। उसे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि पाताल लोक के लोग कभी धरती लोक के ऊपर हमला करने में और जीतने में कामयाब नहीं हुए थे। इस बार भी शायद वो कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन उनके मूर्ख राजाधिराज सम्राट अनंतकाय ने उन लोगों के राजा को राजधानी में बुला लिया था। वे अकेले गए होते तो कोई बात नहीं, उन्होंने अपना अष्टमंडल अपने साथ ले आने के लिए कहा था, जिसकी वजह से काफी मुसीबत बढ़ गई और वे लोग आसानी से हार चुके थे। इसी के साथ उस क्षेत्र का पहला साम्राज्य और धरती लोक का 47वां साम्राज्य राजकुमार वासु ने पाताल लोक के साम्राज्य में शामिल कर लिया था। उसके ऐसा करने के बाद अपने सामने घुटने टिकाकर बैठे उस सेना प्रमुख से कहा, अगर तुम हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाते हो तो हम लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे, वरना तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। राजकुमार की बातें सुनकर उस सेना प्रमुख ने अपनी गर्दन बिना झुकाए काफी गर्व के साथ कहा, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन हम लोग मृत्यु से नहीं डरते। आप अगर मुझे आसानी से मौत नहीं देना चाहते हैं तो काट काट कर मार दीजिए, लेकिन मेरा वादा है मेरी आंखों से अगर आंसू निकल पड़े तो दोबारा मुझे सही करके बार बार मारा जाए। उसकी बातें सुनकर एक सेनापति ने मुस्कुराते हुए राजकुमार वासु से कहा, क्या बात है राजकुमार, ये तो काफी खतरनाक सेना प्रमुख है। अच्छा हुआ इन लोगों के साथ हमने आमने सामने लड़ाई नहीं की, वरना ये लोग तो सच में हमारे सैनिकों का मनोबल गिरा देते। उसकी बात सुनकर बाकी सेनापति हंसने लग गए थे, लेकिन राजकुमार वासु थोड़ा गंभीर होते हुए बोले, मैं तुम्हें अभी भी एक मौका दे रहा हूं। अगर तुम सच सच बता दोगे तो मैं जरूर तुम्हें एक बार जीने का मौका दूंगा, और अगर तुम चाहोगे तो मेरी सेना में शामिल हो सकते हो। उसकी बातें सुनते ही उस सेना प्रमुख ने कहा, मुझे पता नहीं है आप कौन हैं, लेकिन इतना पता है कि आप जरूर पाताल लोक से आए हो, जिससे मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों का इतिहास काफी खराब रहा है। आप लोगों ने जब भी हमारे क्षेत्र के ऊपर हमला किया है, सभी को उत्पीड़ित किया है। ऐसा लगता था जैसे आप लोग सिर्फ अपना बदला लेने आए हैं। इस तरह के व्यक्ति और इस तरह की सेना के साथ मैं कैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा सकता हूं? अगर हमारी जनता को इस बारे में पता चल गया कि मैंने इस तरह के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाया है तो शायद जनता के क्रोध से मैं बह जाऊंगा। उसकी ये बातें सुनकर राजकुमार वासु काफी हैरान हो गया था, क्योंकि इस तरह की खबर किसी ने उसे बताई नहीं थी। उन्होंने एकदम हैरान होकर पूछा, आप क्या कहना चाहते हो? हमारे यहाँ के योद्धा यहाँ आकर आपके यहाँ क्यों परेशान करेंगे? हमारे सभी सैनिक यही कहते हैं कि वो काफी बुरी तरह से आप लोगों से हार गए। आप लोगों ने इतना जुल्म किया कि हमारे बहुत सारे सैनिकों को बिना कपड़ों के वापस भेजा था। उसकी बात सुनकर सेनानायक जोर जोर से हंस पड़ा था। उसने हंसते हुए मुस्कुराकर राजकुमार वासु की तरफ घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, आप अच्छा मजाक कर लेते हो। मैंने इन लोगों के मुंह से आपको राजकुमार कहते हुए सुना है। अगर ये बात सच है तो एक राजकुमार को सैनिकों की करतूत जरूर पता होनी चाहिए। अरे, हम लोगों ने आपके सैनिकों के कपड़े नहीं उतारे,
बल्कि आप लोगों ने हमारी बीवियों, बेटियों, यहां तक कि बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा। आपको क्या लगता है हम लोगों को पाताल लोक के जो लोग हैं वो क्यों ना पसंद हैं? असल में बात यही है, आप लोगों ने 70 साल की औरत को नहीं छोड़ा। इतने कमीने लोग हैं। अगर देखा जाए तो एक ही मां की 2 संतान कहा जाता है नाग प्लेनेट में, धरती लोक और पाताल लोक को। अगर इस तरह से देखा जाए तो अपनी ही बहू बेटियों के ऊपर कौन हाथ डालता है? हमारी दुश्मनी आपस में है तो लड़ाई करके अपना शौर्य दिखाकर हमारे ऊपर राज करें। इस तरह से कमीनापन करके आपके लोग हमारी रूह पर कैसे राज करने की कोशिश कर सकते हो? हम तो आपके सामने घुटने टिकाना तो छोड़ो, लेकिन गर्दन झुकाना भी पसंद नहीं करते हैं। उसकी बातें सुनते ही राजकुमार वासु ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ शराब का प्याला एकदम जोर से पटकते हुए उस सेनापति के सामने अपनी गर्दन उठाते हुए उसकी आंखों में तलवार घुस जाती वहां तक चले गए थे। लेकिन फिर उस सेनापति ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया था। देखो, सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई तो आखिरकार आप भी उन्हीं की तरह अत्याचार करने के लिए खड़े हो गए ना। जिस साम्राज्य का राजकुमार ऐसा होगा तो उसकी प्रजा और उसका सेनापति कैसा होगा? अरे, आप लोगों को सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है तो अच्छाई कैसे बर्दाश्त होती? मैं ही पागल था कि आप लोगों को सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा था। मुझे जल्दी से मृत्यु दीजिए ताकि मैं आप लोगों का वो भी हिंसक रूप ना देख पाऊं। ऊपर वाला ही बचाए हमारे इस राज्य की बहू बेटियों को। लेकिन एक बात याद रखना, कोई अपनी मां के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। राजकुमार वासु के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने गुस्से में उस सेनानायक को गर्दन से पकड़ते हुए तिल मिलाकर कहा, तुम कमीने कीड़े की औलाद, क्या हमें इतना गिरा हुआ समझ रहे हो? अरे, मैंने तुम्हारे राज्य में आकर एक भी स्त्री को हाथ न लगाने का आदेश दिया है और तुम यहां पर इस तरह की बातें कर रहे हो। मेरी इज्जत उछालने पर क्यों तुले हो? आखिरकार तुम्हें मिलेगा क्या जो मेरी बदनामी करते रहोगे? राजकुमार की बातें सुनकर सभी सेनापति घबरा गए थे, लेकिन उनमें एक बुजुर्ग सेनापति था। उसने एकदम से राजकुमार वासु के पास आते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए कहा, राजकुमार वासु, उस सेनानायक की कोई भी बात गलत नहीं है। आपको मैंने बचपन से अपने कंधों पर खिलाया है, इसलिए मैं आपको जरूर सलाह देना चाहता हूं। उस आदमी ने जो कहा है उसमें कोई भी बात झूठ नहीं है। उनकी बात खत्म होते ही राजकुमार वासु एकदम से गुस्से भरी आंखों से उस सेनापति की तरफ देखकर चिल्लाया, आपको मैं काका कहता हूं, इसलिए इस तरह की बातें मत कीजिए। अरविंद काका, अगर मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। वासु की बातें सुनकर उस सेनापति ने दोनों हाथ फैलाते हुए उसे इशारा किया, राजकुमार, आपकी बात पर मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ आदेश दीजिए, मैं खुशी से अपनी गर्दन काट लूंगा। लेकिन यह व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है यह सच्चाई है। राजकुमार की आंखें लाल हो गई थीं। उसकी आंखों से आंसू टपकना बाकी था। असल में राजकुमार वासु काफी दरियादिल इंसान था। उसने कभी किसी का नुकसान नहीं चाहा था। उसे यह पता चल गया था कि उसकी मां ने उसके पिता को मारा था, लेकिन तभी भी उसने उसकी मां को जिंदा मारने की योजना नहीं बनाई थी। वही वो व्यक्ति जब अपने सैनिकों के कुकर्म सुन रहा था तो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। वैसे उसकी जगह पर कोई और होता तो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर उसने उस सेनापति की तरफ देखते हुए पूछा, अरविंद चाचा, असल में हमारे सैनिकों ने यह बात रिपोर्ट में दर्ज क्यों नहीं की? वे लोग तो हमेशा कहते थे कि गुफा के आगे जाते ही काफी सारे सैनिकों के ऊपर हमला करते हुए उनके ऊपर अत्याचार किया गया। उनके कपड़े उतारे गए और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। उनकी बात सुनते ही सेनापति अरविंद ने उन्हें समझाते हुए कहा, आप कोई गलत खबर सुने हो। आखिरकार एक राजकुमार के पास असलियत कभी जाती नहीं है। काफी बार इन सैनिकों की वीर गाथा सुनाई जाती है कि ये किस तरह से एक एक इंच सरकने की कोशिश करते रहे। इनके हाथ कट गए, पैर टूट गए, लेकिन इन्होंने आगे बढ़ना जारी रखा था। लेकिन असल में बातें कुछ अलग होती हैं। जिस सेनानायक ने हमारी सेना का नेतृत्व धरती लोक के ऊपर साम्राज्य स्थापना करने के लिए किया था,
उनके अपने स्वार्थ थे। उन्होंने यहां आकर सीधा किसी भी राज्य के ऊपर हमला ना करते हुए यहाँ की जनता के ऊपर अत्याचार किया। उन्होंने इतना ही नहीं, सच में इधर के जिन लोगों ने उन्हें खाना पीना और अतिथि के समान स्वागत किया था, उन्होंने उनकी बहु बेटियां नहीं छोड़ी। ये बात सुनते ही सेनापति अरविंद की आंखें भर आई थीं। तो दूसरी तरफ सेनानायक अपने हाथ पीट पीट कर रो रहा था, क्योंकि वो इस कहानी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन आखिरकार उसकी हालत देखकर सेनापति अरविंद उसके पास गया और उसके कंधे थपथपाते हुए बोला, तुम्हारा दर्द मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई गलत काम में शामिल नहीं हुआ था। जब तुम्हारे यहाँ की औरतों के ऊपर अत्याचार हुआ था, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर हमारे सेना नायकों को विनती कर रहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। इसके लिए अगर तुम्हें चाहिए तो मेरी जान ले सकते हो, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने कभी किसी लड़ाई में भाग नहीं लिया था। जब हमारे बड़े राजकुमार खुद इस सफर में आने के लिए तैयार हुए, तब जाकर मुझे आना ही पड़ा। फिर राजकुमार वासु ने उस सेनानायक के हाथ खोलते हुए कहा, मैं तुम्हें आजाद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें यहां से जाना है तो तुम जा सकते हो। अगर तुम अकेले नहीं जाना चाहते हो तो तुम्हारी सारी सेना जो बंदी बनाई है उसे भी ले जा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, शायद पहले वाले हमारे लोग बुरे होंगे, लेकिन ये मेरा वादा रहा, मैं तुम्हारे राज्य के एक भी स्त्री, छोड़ो किसी जानवर के ऊपर भी अत्याचार नहीं होने दूंगा। उसकी बातें सुनकर उस सेनानायक ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं भी यही उम्मीद करता हूं कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपका साथ नहीं दे सकता हूं। आखिरकार मैंने बहुत सारे लोगों को मीठी बात करते हुए देखा है, लेकिन बाद में पीठ में छुरा घोंपते हुए भी देखा है। वो इतना कहकर उठकर खड़ा हुआ और वापस जाने लग गया था। फिर राजकुमार वासु की तरफ बाकी 9 सेनापति हैरानी भरी नजर से देख रहे थे। उन्हें उनकी तरफ सवालिया नजर से देखते हुए देखकर राजकुमार वासु ने हाथ दिखाते हुए कहा, अगर तुम लोग मुझसे ये पूछने के लिए मेरी तरफ देख रहे हो कि मैंने इस व्यक्ति को क्यों रिहा किया, तो मेरा एक ही जवाब है, ये हमारे पूर्वज योद्धाओं के गलत कारनामों की वजह से मेरा प्रायश्चित है। मुझे पता है ये शायद दूसरे राज्य में जाकर वापस हमारे ऊपर हमला करने की योजना बनाएगा, हमारी सेना की जानकारी भी देगा, लेकिन मैं अपने पूर्वजों का प्रायश्चित यहीं पर करना चाहता हूं। तो फिर क्या होगा आगे? क्या सच में वो सेनानायक वापस आकर पाताल लोक की सेना के ऊपर हमला करेगा, या फिर अपने आप को रिहा करने के लिए उसने झूठी कहानी रची थी? जानने के लिए सुनते रहिए ब्रह्मांड के रक्षक, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। हेलो भाई, आगे के एपिसोड देखोगे तो भाई लाइक कर दो, कमेंट कर दो और शेयर कर दो, और तुम सब फॉलो करवा दो सबसे, और तुम आगे के एपिसोड्स देखो।